तो पहले कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहले इसको डिस्कस करते हैं। अगर करेंट अकाउंट दिया हो क्वेश्चन में, इसको आपको सिंपली क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये सबसे इजी एडजस्टमेंट सबसे पहले बता देता हूँ। अगर बैलेंस शीट पे आपको बताया हो कि करेंट अकाउंट है, मान लो 20 करेंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में दे रखा है 5000, या फिर मान लो किसी पार्टनर का करेंट अकाउंट एसेट साइड पे दिया हुआ है 2000। इसका ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब आप ट्रांसफर करोगे ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या करना है आपको, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप लोगों को पता ही है कौन सा साइड का किधर जाता है। इस साइड के सारे आइटम्स आपको पता है कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है, और इस साइड के आइटम्स किधर जाता है आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रांसफर करके छोड़ देना है। यहाँ पे जैसे टू करेंट अकाउंट, ए के अकाउंट में 2000 करके छोड़ दो। यहाँ पर बाई करेंट अकाउंट, बी के अकाउंट में 5000 डाल के। तो पहले ये नोट कर लो, अगर किसी भी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट हो तो ट्रांसफर करके छोड़ देना है। डन बेटा, बताइए अगर कॉपी हो जाए तो। हो गया ऋषु दर्शन बेटा, कॉपी। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। सेकंड जो हम चीज समझने की कोशिश करेंगे वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी किया है। आपको पता है कि अगर कोई क्लेम हो तो वो अमाउंट पेएबल बन जाता है, वरना पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी वही होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मानो कि अपने बैलेंस शीट में अपने को वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000 रुपए का, और केस नंबर 1 नो क्लेम, या फिर क्वेश्चन इज साइलेंट, देयर इज नो क्लेम, तब तो सर क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्या करेंगे बोलो। तीनों में बांट देंगे सर, कहाँ जितना पे, भी कौन से एम्प्लॉय है। अकाउंट में? तो कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड। तो सीधे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेक्ट है ये। सर ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व एक ही है क्या चीज? टेक्निकली तो फंड तब होता है जब हम रिजर्व के रुपए को बाहर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं टेक्निकली, बट हम इंटरचेंजली दोनों वर्ड्स जो हैं दोनों टर्म से यूज करते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एंड रिजर्व का सेम मीनिंग। ओके सर। अच्छा, इसका केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है। मान लो कि आपको बोला हो क्वेश्चन ने कि क्लेम है ₹12,000, तब क्या करेंगे हम? तो 12,000 निकाल के 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और 12,000 फिर पेमेंट दिखाना है, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में अपने को पेमेंट नहीं दिखाना होता था, क्लेम दिखाना होता था। बट इस चैप्टर में वही। क्योंकि फर्म पूरी तरीके से बंद हो रहा है तो पेमेंट दिखाना है। तो क्या करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो दिखा नहीं सकते सर इसको। कहाँ दिखाएंगे? तो रियलाइजेशन क्या था उसमें? रियलाइजेशन अकाउंट था। उसमें दिखाएंगे क्या? जी बिल्कुल उसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट जहाँ पे बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट जहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आप सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हो, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, जहाँ पे आप जैसे क्रेडिटर्स ट्रांसफर करते हो, वहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करोगे। कितने को ट्रांसफर करोगे? 12,000 को।
क्योंकि जितना पोर्शन ऑफ क्लेम है, क्लेम्ड पोर्शन विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, क्लेम्ड पोर्शन विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको वो पे करना होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? 12,000 को आप रियलाइजेशन में डाल दो। कहाँ डालोगे? जहां पे आप क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, वाइफ लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह सबको ट्रांसफर करते हो, वहां पे डालोगे। और फिर जिस तरीके से आप बाकी सारे लायबिलिटीज की पेमेंट करते हो टू बैंक अकाउंट करके, वैसे ही इसका भी पेमेंट इधर आएगा, जिधर में हम करते हैं टू बैंक अकाउंट पेमेंट। समझ में आया? जैसे हम बाकी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, वैसे ही हम इस 12,000 का भी पेमेंट कर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 8,000 को। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? बताइए। बताइए। मेरे को नंबर 2 वाला समझ नहीं आया, क्लेम वाला। देखो मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ दर्शन। मान लो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ जहाँ पे ऐसा लिखा रहता है क्रेडिटर्स 50,000, WCF 20,000, बिल्स पेएबल 10,000, और एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। तो हम सम जब करते हैं, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को इधर में टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक वगैरह को ट्रांसफर करते हैं। और बाय सन्ड्री लायबिलिटीज हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेएबल 10,000, ऐसे करते ना दर्शन। यस सर। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, और करने के बाद क्या करते हैं, जो पेमेंट दिखाना है अपने को, जो पेमेंट दिखाना होता है, वो हम इस तरफ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट में। कभी कभी क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर्स 50,000 के थे, बट हमने क्रेडिटर्स को 47,000 में फुल सेटल कर लिया, या फिर बिल्स पेएबल को हमने 9,000 रुपए में सेटल कर लिया। ऐसा रहता है ना। यस सर। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कि अगर वर्कमैन के कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए हैं तो हम उन्हें कंपेंसेट करेंगे इस रिजर्व के थ्रू। क्वेश्चन ये बोला है कि हाँ, एक वर्कर है जिसने क्लेम किया है, 12,000 रुपए उसको चाहिए, और हमने 20,000 रुपए तक का एक प्रिपरेशन ले रखा है कि अगर 20,000 तक अप टू पे करना हो तो हमारे पास उसके लिए रिजर्व रेडी है। तो इस 20 में से 12,000 पेएबल टू दैट वर्कर हो गया, एंड बाकी 8,000 फ्री हो गया ना दर्शन। यस सर। 12,000 हम वर्कर को देंगे और बाकी 8,000 फ्री हो गया। तो वर्कर को देने के लिए हम क्या करेंगे, 12,000 इधर ट्रांसफर कर देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 12,000, और उस वर्कर को हम पे भी कर देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन का 12,000। समझ में आया क्या बोला मैंने दर्शन? यस। तो वो अमाउंट जो उस वर्कर को पे करना है, उसे हम लायबिलिटी ट्रीट करें बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से क्रेडिटर्स पेएबल या बिल्स पेएबल होता है। एंड रिमेनिंग जो 8,000 है, वो कैपिटल अकाउंट में सीधे चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बाय WCF A, B और C के बीच में वो 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी समझ में आया दर्शन? यस सर, गॉट तो इट। मैंने बोला था जितना क्लेम्ड अमाउंट है उतने को ही हम लायबिलिटी मान के यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्लेम्ड पोर्शन को। यहाँ पे 12,000 क्लेम था,
तो हमने सिर्फ 12,000 को यहाँ पर ट्रांसफर किया। आई होप एवरीवन हैज कॉपीड। तो बताइए फिर मैं इसका नेक्स्ट केस डिस्कस करूंगा। बताइए अगर ये कॉपी हो जाए तो। शारमीन, परिधि बेटा, केशव, Yes, sir, done. डन। Yes, sir, done. Yes. तो इसका थर्ड पॉइंट क्लेम, अब हम क्या करते हैं थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। क्या होगा क्वेश्चन में अगर बोलेगा क्लेम वाज 22,000 रुपीज, तब क्या करेंगे? अगर बोले Revaluation. Oh, sorry. रियलाइजेशन, नॉट रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। इफ द क्वेश्चन विल से क्लेम इज 22,000 तो क्या करेंगे? बोलिए। सर रियलाइजेशन का लायबिलिटी साइड में 22,000 आ जाएगा। नहीं, ये तो ट्रांसफर एंट्री होता है, यहाँ पे तो आप एक्चुअल दिखा सकते हो, ज्यादा नहीं। अगर 22,000 का क्लेम है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 20,000 जो है, पूरा का पूरा 20,000, इसमें से कुछ भी फ्री नहीं बचा, तो ये पूरा आप लायबिलिटी ट्रीट करके इधर ट्रांसफर कर दोगे। सर तो 20,000 दिखाएंगे। वेरी नाइस। यहाँ पे आप 20,000 ही दिखाओगे क्योंकि ये ट्रांसफर एंट्री है। लेकिन जब आप उसको पे करोगे नीचे, तब क्या करोगे? तब कितना दिखाओगे? जब पे करोगे तब कितना दिखाओगे? सर 20 दिखाएंगे, नहीं 22। 52, करेक्ट। लायबिलिटी आपने 20,000 का एक क्रिएट कर रखा था, बट 22,000 देना पड़ा आपको, और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो गया? अगर अगर आपके मन में ये सवाल है सर ये ऐसे कैसे हो गया, तो मैं आपको एक समझाता हूँ चीज। देखो इधर देखो, एक बार WCF हटा देते हैं। WCF हटा के समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कहता होगा, आपने देखा होगा या आप देखोगे आगे जाके, वो बोलेंगे कि इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में इंक्लूड था एक आइटम ऑफ 10,000, इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर वन आइटम ऑफ 10,000 हु वाज पेड 12,000 इन सेटलमेंट। 10,000 के क्रेडिटर को हमने 12,000 दिया और बाकी के क्रेडिटर्स को हमने फुल अमाउंट दिया। एक 10,000 का क्रेडिटर, 2000 एक्स्ट्रा दे दीजिए। हाँ 2,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो ट्रांसफर करने के समय तो क्रेडिटर्स 50,000 ही डाल सकते हैं ना। ट्रांसफर क्या ज्यादा करेंगे यहाँ पे, या 50,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं? 50,000. लेकिन जब हम यहाँ पे पेड करेंगे क्रेडिटर तो कितना दिखाएंगे? 52. 52, करेक्ट। तो हम यहाँ पे पेमेंट दिखाएंगे 52,000। इन द सेम वे मैंने समझाया कि अगर क्वेश्चन में अपने पास WCF है 20,000 का और सेम अमाउंट या एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ा, तो आप फुल अमाउंट को ट्रांसफर कर दो। WCF फुल अमाउंट को ट्रांसफर कर दो। अगर सेम या एक्सेस अमाउंट, इससे ज्यादा अमाउंट पेएबल है तो आप पेमेंट करने के समय दिखा दो। इफ यू आर पेड सेम अमाउंट और मोर अमाउंट, वो पेमेंट में चल जाएगा। इज दैट ओके बेटा? बताइए। दर्शन, रिशु, हाँ सर। ठीक है। तो ये हो गया WCF। आई होप कॉपी कर लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बताऊं? Yes, sir.
पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बहुत ही सिंपल है ये। इसके दो ही केसेस हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था शायद आप लोगों को, क्या बोला था, अगर बैलेंस शीट है जहां पे अपने को इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 10,000, तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और जहां पे हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, तो हम आईएफएफ का क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का? Sir, we will show it under sundry liabilities. We can show it under liabilities, or can we show it as a separate point? Don't show it as a sundry liability, because liability is to be paid. IFF you don't have to pay to anyone, but what you are saying is correct, it will go on the opposite side. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट है और साथ ही साथ उसका आईएफएफ है तो दोनों को आप ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक उसी तरीके से जैसे डेटर्स और उसका प्रोविजन ट्रांसफर होता है। डेटर्स ट्रांसफर होता है और उसका प्रोविजन उल्टे साइड में जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर का फ्लक्चुएशन फंड भी उल्टे साइड पे आप ट्रांसफर कर देना, जिस साइड में हम सन्ड्री लायबिलिटीज दिखाते हैं। ये हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, फिर से ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी एसेट आप इधर में ट्रांसफर कर रहे हो, इस साइड में ट्रांसफर यानी फर्स्ट एंट्री, अगर आप कोई भी एसेट इधर ट्रांसफर कर रहे हो और उससे कोई रिलेटेड पॉइंट है क्वेश्चन में, रिलेटेड पॉइंट मतलब जैसे डेटर के ऊपर प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मशीन के ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरीके से अगर कोई रिलेटेड पॉइंट भी दिया है बैलेंस शीट पे तो उसे ऑपोजिट साइड पे आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, समझ में आया ये बात? दर्शन, अदिति बेटा समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes. तो ये केस तो मैंने पहले भी बताया था। इसमें अलग क्या केस हो सकता है? अलग केस यही हो सकता है, केस नंबर 2 इसमें ये हो सकता है कि मान लो आपको बैलेंस शीट दे रखा हो जहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000, बट इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है ही नहीं इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या करेंगे? Sir, distribute. वेरी नाइस। If no investments are there, if no investment appears on asset side, appears on assets side, IFF will be distributed in capital account, credit side. कॉपी करके बताइए कि सर हो गया।
हो गया बेटा कॉपी? Yes, sir. Okay. Next point. Point number 4. If any liability takes over any asset in full settlement, तब क्या करेंगे? मतलब क्या हुआ इसका मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में। मान लो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू किए हो, आपने जहाँ पे ट्रांसफर किया है टू सन्ड्री एसेट्स, उधर में आपने शो कर रखा है मशीनरी 50,000, और जहाँ पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज आपने ट्रांसफर किया है वहां पे आपने क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर कर रखा है। लेट्स से कोई भी अमाउंट ले लेते हैं 40,000। तो टेक्निकली आपको क्या करना है, मशीन को बेचोगे, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, मैं एक एसेट का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ। टेक्निकली आपको क्या करना है, जब आपका फर्म बंद हो रहा है आप मशीन को बेच दोगे और उस रुपए से आप क्रेडिटर्स को पे कर दोगे। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, क्रेडिटर्स बोलेंगे आपको, अरे भाई साहब आप तो अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, अब मेरा 40,000 देना है, याद है ना, एक काम करो वो फलाना मशीन मुझे दे दो, फुल सेटल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? Yes, sir. तो इसके लिए कैसे आप क्या शो करोगे, क्योंकि जब सेल होते हैं हम लिखते हैं बाय बैंक, और जब पे होता है तो हम लिखते हैं टू बैंक। टेकन ओवर के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे टेकन ओवर इन फुल सेटलमेंट? We will not show it in the realization account. वेरी गुड, वी विल नॉट शो इट हियर, ओनली ट्रांसफर होएगा, उसके नीचे इधर में कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। चाहे ज्यादा का एसेट ले जाए चाहे कम का एसेट ले जाए, वी विल नॉट शो एज लॉन्ग एज इट इज फुल सेटलमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रेडिटर्स का भला हो रहा है, क्रेडिटर्स हमसे ज्यादा का एसेट ले रहे हैं, हम कुछ नहीं दिखाएंगे, नो एंट्री नीचे। कभी ऐसा भी हो सकता था कि क्रेडिटर्स 60,000 वाले हैं, 60,000 वाले क्रेडिटर्स हैं और उन्होंने हमसे कम वाला मशीन ले लिया, तो हमारा फायदा। बट हमें उसके लिए इधर में ना नीचे इधर कुछ दिखाना है क्रेडिट साइड पे, ना उधर कुछ दिखाना है डेबिट साइड पे, सिर्फ ट्रांसफर करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। क्या ठीक लगा ये बात? नो एंट्री, ठीक है बेटा परिधि? जी सर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता कि क्रेडिटर्स ने बोला है कि मशीन दे दो और बैलेंस दे दो, तब क्या करते हम? क्रेडिटर्स ने बोला मशीन दे दो अपना और बैलेंस अमाउंट कैश में दे दो, तब क्या करते आप? By तो 10. बैंक कर जाता हूँ। बाय बैंक या टू बैंक बेटा? पे कर रहे हो, पे। बाय बैंक। बाय बैंक नहीं, टू बैंक। अप टू 50,000 का सेटलमेंट हो गया ना, इधर कुछ जाएगा ना उधर कुछ जाएगा। लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है क्रेडिटर्स ने अगर बोला कि दे दो, अगर फुल सेटलमेंट नहीं हो, अगर वो बोले कि भाई जो बच जाए वो दे देना अपने को, फॉर दैट यू विल हैव टू शो द पेमेंट। कहाँ पे दिखाते हैं हम पेमेंट? हम लाइबिलिटीज की पेमेंट दिखाते हैं जब, तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। टू बैंक आता है। तो वहां पे हम शो करेंगे कि हमने क्रेडिटर्स को 10,000 पे कर दिया। ठीक है रिशु, क्या लॉजिक है ना बेटा? सही लगा ना? आ गया रिशु? दर्शन ठीक है ना लॉजिक? Yes, sir. तो ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है, फिर से सोच के बोलो, क्या ऐसा पॉसिबल है
कि क्रेडिटर्स थे 40,000 वाले, उन्होंने अपने को बोला कि मशीन दे दो। हमने बोला नहीं, मशीन तो नहीं दे सकते क्योंकि मशीन तो अपना 50 में बिकेगा और वी हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 40 ओनली टू यू। तो हम आपको मशीन कैसे दे सकते हैं, हमारा 10,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमारा मशीन चाहिए तो ले लो, 40,000 तो सेटल हो जाएगा, बट 10,000 हमें दे दो। फर्म जो कि ओ करता था मनी टू द क्रेडिटर्स, देखो थोड़ा अजीब बात है, फर्म जो कि ओ करता था अमाउंट क्रेडिटर्स को, वो यहाँ पे क्रेडिटर्स से अमाउंट मांग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? फर्म बोले कि ठीक है, अगर मशीन चाहिए तो ले लो, लेकिन 10,000 रुपये बैलेंस देना पड़ेगा अपने को। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ सर। अगर बोले ऐसा कि पे अस 10,000, तो इन दैट केस व्हाट विल वी डू, 40,000 का ना इधर ना उधर कहीं भी एंट्री नहीं जाएगा 40,000 का, बट 10,000 जो क्रेडिटर्स से अपने को मिलेगा उसके लिए हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कि मिल रहा है अपने को मशीन का 10,000। ठीक लगा बेटा? बताइए। लास्ट नोट फॉर द डे, एक और नोट दिखाऊंगा। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? सर फिर क्लास ओवर? नहीं, फिर क्लास ओवर नहीं, लास्ट नोट बोला मैंने। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ मैं? सर। Yes, sir. ओके, पॉइंट नंबर 5, पार्टनर लोन। पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं जाते हैं, वो अलग सा एक अकाउंट बनता है। कोई भी पार्टनर अगर है तो उसका लोन, अगर मानो कि पार्टनर ने लोन दे रखा है बाय बैलेंस बिल 40,000 रुपए का, पार्टनर लोन, दिस इज टेकन बाय फर्म, टेकन बाय फर्म। ये लायबिलिटी वाले की बात मैं बोल रहा हूँ, नॉट द वन गिवन बाय फर्म, टेकन बाय द फर्म, जो कि लायबिलिटी साइड पे होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप बोलोगे सर गिवन बाय फर्म, लोन टू पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर which is given by firm, which is shown on the asset side, उसको तो कुछ नहीं, बस ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोन विच इज टेकन बाय द फर्म। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि कोई सा भी लायबिलिटी है वो चुकाना ही पड़ेगा डिसॉल्यूशन के समय, तो हमें ये चुकाना पड़ेगा, हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, चाहे क्वेश्चन मेंशन करे या ना करे हम पे कर देंगे। बट मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने पार्टनर को, जिसको हम 40,000 ओ करते हैं लोन, सिर्फ 38,000 दे दें इन फुल सेटलमेंट और बोले भाई इतना ही रख लो, फर्म तो बंद हो रहा है? ऐसा हो सकता है? क्या बोलते Yes, हो? sir. आर्मिन सेज यस सर, ऐसा हो सकता है। तो बेटा अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे तो वी कैन राइट ओनली 38,000, फिर क्या करेंगे? बैलेंस तो नहीं हुआ, क्या करोगे फिर? Discount. डिस्काउंट बोल के नया अकाउंट खोलोगे
जब आप पुराने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो, क्या डिस्काउंट के नाम से एक नया अकाउंट खोलना चाहते हो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट? किस नाम से दिखाओगे फिर उस डिस्काउंट को? Firm is shutting down. Don't think of opening a new ledger because all the ledgers have to be shut down now. तो कौन से नाम पे ट्रांसफर कर दोगे इस डिस्काउंट रिसीव्ड को? बताओ, कोई बताओ, और कोई सामिन की मदद करो। कहाँ पे डालोगे इस 2000 रुपीज को? मैं ही बोल देता हूँ, ये 2000 रुपीज हम डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा सर रियलाइजेशन अकाउंट पहले पूरा मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद में मैं क्यूज लोन बनाऊंगा, उसके बाद मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, तो जब वो क्यू लोन बनाएगा तब उसको रियलाइज होगा ये बात कि यार मेरे को 2000 तो रियलाइजेशन अकाउंट में डालना था क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्यूज लोन अकाउंट पे डेबिट साइड पे हम लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आना है बाय क्यूज लोन अकाउंट। फिर वो रियलाइज करेगा स्टूडेंट कि अरे सर मैंने तो ये दिखाया ही नहीं है, उसका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए क्या कोशिश करो, अगर लोन अकाउंट है तो पहले एक बार ध्यान दे दो कितना अमाउंट पेएबल है। अगर हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया तो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चल जाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला होता कि हमने उसे 43,000 पे किया कुछ इंटरेस्ट की वजह से या कोई भी वजह से, तो वो जो 3000 है वो हमने लिखा होता बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, समझ में आया? एंड Yes, sir. 3000 रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाता। ये ध्यान में रखना है बात आप लोगों को। चलो, आई एम सेंडिंग अनदर लिंक टू ऑल ऑफ यू। Okay, sir.